प्रिय मित्रों, मैं दीपेंद्र शुक्ल प्रिसाइज ज्योतिष बाय एस्ट्रो दीपेंद्र चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों, अपने सिखाने की श्रृंखला में हमारी जैसी कि आजकल श्रृंखला चल रही है लग्न विशेष को लेकर, अभी तक हमने ग्रहों के बारे में और लग्न के बारे में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कल सिंह की कुंडली हम लोगों ने पढ़ी। आज कन्या लग्न की बात आती है, तो आज आप लोगों को कन्या लग्न के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कॉपी पेन लेके नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कन्या लग्न की कुंडली ये इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर का मतलब कन्या राशि। इस राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध ने उसी प्रकार से, चूंकि वो लग्नेश हो गए, उसी प्रकार से अपने मित्रों और शत्रुओं को डिपार्टमेंट्स बांटे हैं। बुध देव ने पहला डिपार्टमेंट यानी लग्न का भाव अपने पास रखा और दूसरा भाव जो अपने पास रखा वो दशम भाव रखा, जो कि कुंडली का सबसे अहम भाव होता है, जिसको दशम भाव कहते हैं। उन्होंने लग्न का मतलब ये कि उन्होंने पूरा शरीर अपने पास रखा, सारी चमक धमक अपने पास रखी और आपका सारा प्रोफेशन, कर्म, व्यापार, पिता, सारे भाव अपने पास रख लिए। अब उन्होंने, यानी ये एक योगकारी प्लैनेट यहाँ पे हो गए। अभी हम सबसे पहले योग कारक और मारक निकाल रहे हैं, प्लेसमेंट की बात बाद में करेंगे। कोई भी प्लैनेट योगकारी और मारक तब होता है जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट अच्छी या बुरी हो। अब उन्होंने शुक्रदेव को कौन सा भाव दिया? उन्होंने दूसरा भाव दे दिया, जो शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और इनकी साधारण राशि जो है वो उसको स्थान दे दिया 9वें भाव में। यानी दूसरे भाव में धन, कुटुंब, वाणी, दादा दादी, इन सब का भाव दे दिया, और दूसरा राशि जो है उसको 9वें भाव में दिया, जो कि पिता का भी भाव होता है और धर्म को मानने का होता है, विदेश यात्राओं का होता है और आपकी हायर टू हायर एजुकेशन का भी होता है। तो इस नाते जैसे अगर यहाँ पर कोई कहे कि शुक्रदेव या शुक्र प्लैनेट, शुक्र ग्रह जो है वो मारक हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी दूसरी राशि जो है वो त्रिकोण में आ रही है और त्रिकोण कभी भी अशुभ नहीं होता है। और वैसे ही बुध और शुक्र में आपस में अति मित्रता है, इसलिए यहाँ पर दूसरा भाव मारक नहीं हुआ। अब इस तरह बुध देव ने मंगल को क्या दिया? मंगल को उन्होंने एक भाव दे दिया, तीसरा भाव, यानी बिना मतलब की मेहनत, सारा पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन, और इनकी दूसरी राशि को जो स्थान मिला, जो भाव दिया, वो अष्टम भाव दिया। अष्टम भाव का मतलब ये कि जितनी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, झंझट हैं, हर कदम पे जो टेंशन आएगा वो 8वें भाव से आएगा। और बुध और मंगल आपस में अति शत्रु हैं, इस वजह से शत्रुता निभाते हुए उन्होंने मंगल को दोनों भाव बड़े गलत दिए हैं। इसी तरह बुध देव ने देवगुरु बृहस्पति को क्या दिया? बृहस्पति को उन्होंने एक चौथा भाव दे दिया और दूसरा भाव दे दिया सप्तम भाव। तो दोनों बहुत अच्छे दिए, यानी एक भाव उन्होंने सारे सुख, माता, भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्तियां, समस्त प्रकार के सुखों का दे दिया, और दूसरा दे दिया आपकी दैनिक आजीविका, पत्नी, पार्टनरशिप और जो भी आपकी डेली वेजेस की चीज़ें हैं उन सब का भाव दे दिया। ये भाव तो दोस्तों बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ समझने की है कि चूंकि एक केंद्राधिपति दोष एक शब्द होता है, जब दो शुभ भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो जाए तो उसको लग जाता है केंद्राधिपति दोष। तो यहाँ पर गुरु की दोनों राशियां केंद्र में आ गई हैं, इस वजह से गुरु केंद्राधिपति दोष से युक्त हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी मोटी बात समझने की है कि केंद्राधिपति दोष हर भाव में नहीं लगता। केंद्राधिपति दोष केवल तीसरे भाव में लगता है, छठे भाव में लगता है, 8वें भाव में लगता है और 12वें भाव में लगता है, या गुरु की जो नीच राशि होती है उसमें लगता है।
अब जैसे इस लग्न कुंडली में जहाँ 10 नंबर लिखा है यहाँ भी केंद्राधिपति दोष हो गया। बाकी किसी भाव में यानी इस त्रिकोण में पूरे केंद्र में यहाँ और यहाँ कहीं भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अब मान लीजिए गुरु की महादशा चली और ये बृहस्पति का कारक भाव है, ये बृहस्पति का कारक भाव है, और उस समय बंदे की बृहस्पति ग्रह में अगर अच्छे अंश हुए तो बंदे को करोड़पति बना देंगे, जान नहीं पाएगा कहाँ से पैसा आ रहा है। इसलिए केंद्राधिपति दोष केवल यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और इनकी नीच राशि में इस लग्न में लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव की साधारण राशि को इन्होंने पंचम भाव में स्थान दिया और शनि की मूल त्रिकोण राशि को इन्होंने छठे भाव में स्थान दिया। अब चूंकि शनि और लग्नेश दोनों में आपस में मित्रता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि चूंकि एक राशि शनि की कुंडली के मूल त्रिकोण में आ गई है, इसलिए शनिदेव भी यहाँ पर योग कारक हो गए, क्योंकि संतान दे दिया, प्रेम लव रोमांस दे दिया, पेट दे दिया, जितनी शिक्षा है वो दे दिया। यहाँ पर कोर्ट केस मुकदमा जितनी भी याचिकाएं हैं, लिटिगेशन है, उनका डिपार्टमेंट दे दिया, और लग्नेश के मित्र हैं, इस वजह से शनिदेव भी यहाँ पर योग कारक हो गए। अब यहाँ पर चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा चूंकि एकादश भाव में बैठा है, यानी बुध ने चंद्रमा को जो भाव दिया वो बहुत अच्छा दिया, लाभ का भाव दिया, समस्त इच्छा पूर्ति का भाव दिया। लाभ का भाव तो हर आदमी चाहता है, बहुत अच्छा भाव होता है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई कि ये भाव बहुत अच्छा है लेकिन चंद्रमा और बुध की आपस में बनती नहीं है। दे आर बिटर एनिमीज, ये आपस में बहुत बड़े शत्रु हैं। तो जो ग्रह लग्नेश का शत्रु हो वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। जब इसकी महादशा या अंतरदशा चलेगी, ये अपनी उस अंतरदशा और महादशा में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स कराएगा। यहाँ पर चौथे भाव से भी प्रॉब्लम हो जाएगी और यहाँ तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर में सूर्य की। सूर्य को इन्होंने, चूंकि लग्नेश और सूर्य आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं, सूर्य चूंकि यहाँ पर 12वें भाव में आ गए तो ये भाव ऑटोमेटिकली कुंडली का एक खराब भाव माना जाता है। अब सूर्य देव को इन्होंने क्या दिया? अस्पताल दे दिया, जेल दे दिया। हालांकि विदेश यात्राओं का भाव है, विदेश से अगर ये आदमी जुड़ के काम करेगा तो उसको बहुत लाभ होगा, लेकिन वो 1000 रुपये कमाएगा तो 2000 का खर्चा रखा होगा। इसलिए यहाँ पर सूर्यदेव मारक हो गए, यहाँ पर ये अच्छे नहीं हुए। तो इस तरह जो डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो ये रहा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि डिपार्टमेंट्स की बात तो कर ली, लेकिन अब ग्रहों का प्लेसमेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए योगकारी है और कौन सा प्लैनेट मारक है। अब जैसे यही शुक्र मैंने कहा कि बहुत योगकारी प्लैनेट है, लेकिन यही शुक्र उठ के इस राशि में इस भाव में आ जाए तो वो नीच का हो जाएगा। जब नीच का हो जाएगा तो ना ही कभी धन कुटुंब वाणी से, वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी, और ना ही कभी परिवार से सपोर्ट मिलेगा, और ना कभी धन संचय हो पाएगा। भाग्य कभी साथ नहीं देगा, पिता से बनने वाली नहीं है, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला जातक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही योगकारी प्लैनेट नीच का हो गया है। वही शुक्र अगर यहाँ उठ के आ जाए तो ये बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि धनेश उठा और भाग्य में चला गया, यानी भाग्य के थ्रू उसको इतना ज़्यादा धन मिलने लगेगा कि उसको अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अब इसी तरह अगर हम मंगल की बात करें, मंगल चूंकि ऑलरेडी मारक है, लेकिन अगर यही उठ के यहाँ पर आ जाए तो ये नीच का हो जाएगा। तो यानी एक तो करेला ऊपर से नीच चढ़ा, मंगल ऑलरेडी मारक है और हो गया नीच का, तो फजूल की मेहनत होगी, छोटे भाई बहनों से कभी नहीं बनेगी। जितना लाभ मिलना होगा वो लाभ नहीं मिलेगा। जितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जिंदगी की हैं वो उसके सामने हर वक्त आती रहेंगी। कभी वो लड़ जाएगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा,
उसको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का हो गया है। अब बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति अगर उठ के यहाँ पर आ जाए अपनी नीच राशि में, तो एक तो केंद्राधिपति दोष, ऊपर से नीच का, तो पत्नी से कभी नहीं बनने वाली है, पार्टनरशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाली है, डेली वेजेस बहुत खराब हो जाएंगे, उसको पैसे पैसे के लिए मिन्नतें करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी सुख मिलने वाले हैं, भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, माता का सुख, उनमें कमी आ जाएगी। इस तरह अब यही बृहस्पति अगर उठ के यहाँ पर आ जाए, तो हालांकि केंद्राधिपति दोष यहाँ पर नहीं लगा और यहाँ पर वो उच्च राशि में आ गया, तब वो बहुत अच्छे फल दे देगा, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेगा। यहाँ से बैठ के 1 2 3 4 5 अपनी पहली पूर्ण दृष्टि डालिए, फजूल की मेहनत में अच्छा करेगा, आपको लाभ दिला देगा। यहाँ से बैठ के यहाँ पर दृष्टि डालिए, कहते हैं गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। यहाँ से बैठ के अगर उसने यहाँ पर दृष्टि डाली, तो पंचम भाव के रिगार्डिंग जितने भी हमने बुरे परिणाम बताए हैं उनमें कमी हो जाएगी। यहाँ से बैठ के 7 8 9 यहाँ पर जब अपने ही भाव पर दृष्टि डालेगा, तो दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी करा देगा, पार्टनरशिप अच्छी हो जाएगी और जितनी भी डेली वेजेस की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव इस राशि में आ जाए, तो यहाँ पर शनिदेव नीच के हो जाएंगे। नीच के होने का फल ये होगा कि पेट कभी ठीक नहीं होगा, कभी भी संतान से नहीं बनने वाली है, कभी भी अनसर्टेन गेम्स नहीं होंगे। अब यही शनिदेव अगर उठ के यहाँ आ जाए तो वो बहुत अच्छे हो गए। क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में इनकी साधारण राशि आई है और ये उठ के यहाँ पर उच्च के हो गए, लग्नेश के मित्र हैं, तो धन प्रचुर मात्रा में होगा, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, धन, कुटुंब, वाणी तल्ख तो होगी, लेकिन वो आदमी वो जातक अपने जीवन में धन खूब कमाएगा। अब इसी तरह अगर हम बात कर लें चंद्रमा की, तो चंद्रमा चूंकि इस कुंडली में मारक है और वो छठे से छठा भी है, तो यानी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स उसको लगी ही रहेंगी। अब यही चंद्रमा उठ के अगर यहाँ आ जाए, तो सब लोग कहेंगे कि चंद्रमा यहाँ उच्च का हो गया, लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ। जब भी इसकी महादशा चलेगी, अपनी महादशा में सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। यहाँ माता से नहीं बनने वाली है, यहाँ पर सारी सुख सुविधाओं से वंचित करा देगा, क्योंकि मारक है और मारक की जो डेफिनेशन होती है, जहाँ जाना, जहाँ देखना, जहाँ बैठना, उस भाव की वृद्धि कर देना। अब चूंकि मारक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर मारकत्व की वृद्धि कर देगा, उच्च का हो गया, तो माता, भूमि, भवन, वाहन से नहीं बनने वाली है, इच्छाओं की पूर्ति में रोड़े आते रहेंगे, यहाँ पर जितनी भी आमदनी है उनमें हमेशा दिक्कतें, परेशानियाँ आती रहेंगी। इस तरह चंद्रमा यहाँ पर अपने फल देता रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट में सूर्य देव की। सूर्य अगर यहाँ पर इस जगह पे आके बैठ जाए, तो एक कंडीशन बनती है विपरीत राजयोग की। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन सूर्य यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, तो कंडीशन बनती है विपरीत राजयोग की। लेकिन विपरीत राजयोग में एक बहुत बड़ी चीज काउंट करती है, वो होता है लग्नेश का कहीं पे बली पड़ा होना। अगर मान लीजिए बुध यहीं पे पड़ा है, तब तो आपको विपरीत राजयोग का फल प्राप्त होगा और उसमें डिग्री वाइज कैपेबिलिटी हुई, उसमें अंश बल हुआ तो। लेकिन अगर लग्नेश ही यहाँ पर पड़ा हुआ अपनी नीच राशि में, या वो 6 8 12 में पड़ा हुआ, तो विपरीत राजयोग की कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी। तो विपरीत राजयोग की जो पहली कंडीशन है कि लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई आदमी हमको 1000 रुपये दे गया है और उसने कहा कि जो फलाने आएंगे उनको आप ये 1000 रुपये दे दीजिएगा, लेकिन मेरी नीयत खराब हो गई। अब ये उसने वहाँ दिल्ली गया और वहाँ से उस आदमी को फ़ोन कर दिया कि तुम्हारे 1000 रुपये हम फलाने को दे आए हैं, लेकिन अब उस आदमी में ये दम नहीं है कि हमसे छीन ले जाए और मैं देना नहीं चाहता हूँ। तो अगर उसमें दम होगा तो वो मुझसे ज़बरदस्ती छीन ले जाएगा, लेकिन अगर वो कमज़ोर हुआ, मुझसे नहीं छीन सकता, तो 1000 रुपये तो उसके मेरे पास हैं, लेकिन चूंकि उसमें दम नहीं है तो वो मुझसे छीन नहीं पाएगा, मैं तो झपड़ मार के भगा दूंगा। ठीक यही कंडीशन होती है कि विपरीत राजयोग तो जागृत है, लेकिन लग्नेश में दम ही नहीं है जो वो दिला दे। इसलिए
विपरीत राजयोग की कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब लग्नेश कहीं पे बली पड़ा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रहों की जो एक डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो एक दूसरा चैप्टर होता है, और ग्रहों का जो प्लेसमेंट होता है उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको फल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उस ग्रह में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, युवावस्था का ग्रह होना चाहिए, उसके षडबल में भी बल होना चाहिए, नवमांश में भी बल होना चाहिए, तब वो ग्रह कैपेबल हुआ आपको फल देने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने कन्या लग्न के बारे में आज भली भांति समझा होगा। कल किसी नए विषय पर आपसे मिलेंगे और किसी दिन मैं रत्नों पर पूर्ण विवेचना करूँगा, पूर्ण आपको जानकारी दूंगा कि कौन सा रत्न आप पहनिए, कौन सा रत्न न पहनिए। तो आज की वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। कल पुनः आपसे भेंट होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। तब तक के लिए जय गणेश, नमस्कार।